तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा डिटर्मिनेंट्स के बारे में। किसका डिटर्मिनेंट्स? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे देखा जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इन आवर पॉलिसी डिसीजंस। किसमें? पॉलिसी डिसीजन। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है रिलेटेड टू इंडिविजुअल कमोडिटी मार्केट, उनमें ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ होता है। तो पहला क्या होगा हमारा? प्राइस फिक्सेशन बाय मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट बाई जिसमें किसी एक पर्सन या किसी एक इंसान का या किसी एक इंडिविजुअल फर्म का मोनोपोली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे जो है, रेलवे की मोनोपोली, इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है। गवर्नमेंट ही सब डिसाइड करता है ट्रेन वगैरह का सिस्टम। तो ये मोनोपोलिस्ट हो गया। तो मोनोपोली इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन चार्जिंग हायर प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर। तो मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं? ज़्यादातर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं? कंज्यूमर से प्राइस हायर चार्ज करना चाहते हैं हमेशा, ताकि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। और अगर वो जानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी लो है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी लो होने का मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? प्राइस को ज़्यादा कर देंगे। इससे क्या होगा? अगर प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इलास्टिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लो होगा तो क्वांटिटी डिमांड हमारा कम रहेगा। मतलब क्वांटिटी डिमांड हमारा उतना चेंज नहीं होगा, मतलब कि लोग इधर उधर भागेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जियो का केस ले लो, तो जियो ने क्या किया? पहले उसने रिचार्ज लाया बहुत सस्ते, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया? उसी पहले 399 में 3 महीने के रिचार्ज थे, अब उतने में ही वो 1 महीने के रिचार्ज दे रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ पे क्या हो गया? कस्टमर्स अब जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और जियो की जैसे एक लाइक मोनोपोली भी क्रिएट हो चुकी है। लोग रिचार्ज करवाना चाहेंगे, उनकी मजबूरी हो गई है। तो अब ये क्या किए हैं कि प्राइस हाई कर दिए हैं। तो फिर भी लोग कंज्यूमर तो कंज्यूम करेंगे इंटरनेट, वो तो कोई छोड़ नहीं सकता। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर इस केस में देखें तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं। और वो ही वुड नॉट बी एबल टू चार्ज ए वेरी हाई प्राइस। उस कमोडिटी के लिए हाई प्राइस नहीं चेंज कर पाएगा जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली हायर हो। मतलब कि अगर हायर रहेगा तो लोग क्या करेंगे उसको। तो यही बोला इसमें कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर रिलेटिवली हायर है तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड अपना चेंज करता रहेगा। प्राइस चेंज होने से रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होगा तो लोग जल्दी से भागना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा फर्म ओनर या कंपनी ओनर कोई भी वो चाहेगा कि वो प्राइस को हाई ना करे। तो ये डिसाइड करने में हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा नंबर हमारा प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इन गवर्नमेंट। तो नॉर्मली देखा जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक वीट, राइस का वो काफ़ी कम होता है। तो ये इससे ये मतलब होता है कि इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? प्राइस हमारा कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा जो प्राइस अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा हमारा प्राइस कम हो जाता है। जब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी अपने आप। तो उससे क्या होगा? रिड्यूस इनकम, फार्मर के जो इनकम हो तो रिड्यूस हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, तो गवर्नमेंट फार्मर्स को इनकम प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम को यूज़ करती है, जिसमें वो प्राइस ऑफ कमोडिटी को एक पर्टिकुलर लेवल, एक लेवल होता है, एक लेवल से गिरने नहीं देते। तो विल नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द पर्टिकुलर लेवल। तो ऑब्वियसली दिस वुड लीड टू अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसमें क्वांटिटी सप्लाई विल बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड, और इस पे
हमारे जो प्राइस रहते हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिपेयर टू प्रोक्योर एक्सेस सप्लाई, और जो एक्सेस सप्लाई मिलता है, वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है, मतलब गवर्नमेंट उसको अपनी हिफाजत में रखता है। और अगर सम रीज़न क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी फॉल्स, और अगर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी फॉल्स, मतलब कमोडिटी का जो क्वांटिटी होता है सप्लाई करने का, वो अगर गिरता है, विच हैज़ लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस विल टेंड टू बी हायर। तो उसमें एक क्या होता है कि प्राइस तब बढ़ने लगेगा, कंज्यूमर विल बी फोर्स्ड टू हाई प्राइस, और कंज्यूमर वहाँ भी क्या करेगा, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो अगर पिछली बार में क्या किया, फार्मर्स को क्या इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्राइस लेवल फिक्स कर दिया, और इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर का इंटरेस्ट करने के लिए उन्होंने सीलिंग प्राइस इंट्रोड्यूस कर दिया। सीलिंग प्राइस क्या होता है कि इसके बियॉन्ड, इसके नीचे फार्मर या इसके ऊपर फार्मर विल नॉट बी अलाउड टू चार्ज, फार्मर्स इसके ऊपर सील नहीं चार्ज कर सकता। तो इसके बियॉन्ड प्राइस जो होता है, फार्मर उससे ज़्यादा बियॉन्ड चार्ज नहीं कर सकता, तो इसको सीलिंग प्राइस हम कह देते हैं, ठीक है। फिर whenever a government fixes a price less than what would have prevailed in the market, the quantity demanded of commodity will be more than the quantity supplied at the price fixed by the government। जब भी जो प्राइस होता है, जो फिक्स किया जाता है, वो कम होता है एज ए मार्केट, जो मार्केट में जो चल रहा है, उसमें क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मीट द एक्सेस डिमांड, और उस एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने स्टॉक में जो भरे रहते हैं, जो एक्सेस सप्लाई है, उसको रिलीज़ करते हैं, और या तो वो इंपोर्ट करते हैं कमोडिटीज़ फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और तीसरे नंबर पे हमारे क्या आता है, इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है कमोडिटीज़ पे, ठीक है। तो व्हेनेवर ए कमोडिटीज़, द बर्डन ऑफ दिस टैक्स पार्टी बोन बाई, कंज्यूमर भी बोन करता है और प्रोड्यूसर भी, दोनों को झेलना पड़ता है। तो कंज्यूमर कब झेलेगा और प्रोड्यूसर कब झेलेगा, तो ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो शेयर ऑफ एन बोन बाय द डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल के लिए ले लें, अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है कि जब हमारा इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, तो तब होगा कि जब प्राइस अगर हम चेंज भी कर दें तो हमारा डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इनइलास्टिक का कर्व है, परफेक्टली इनइलास्टिक का। और दूसरे केस में हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, जिसमें प्राइस थोड़ा सा चेंज करने पे डिमांड इनफाइनाइट टाइम्स में बढ़ रहा है। तो हमारा क्या होता है, इसमें सप्लाई कर्व का कोई भी शेप हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सप्लाई कर्व के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सारे बर्डन कौन झेलता है, इसमें कंज्यूमर बर्डन झेलता है। और अगर हम इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक देखें तो होल इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो कौन झेलेगा, प्रोड्यूसर झेलेगा। और इन दोनों की सिचुएशन तब डिसाइड की जाती है क्या करके, रेशियो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू रेशियो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब कि इन दोनों का सिचुएशन कैसे डिफाइन होगा, EPS अपॉन EPD, इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता हमारा। नेक्स्ट में हम देखेंगे सप्लाई के बारे में। सप्लाई